प्यारे विद्यार्थियों, इस नयाविशीष आप प्रसन्न होंगे ऐसी मेरी आशा है। बीए पार्ट 3 के पॉलिटिकल साइंस में मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, कॉन्टैक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। निरंतर रूप से हम प्लेटो के न्याय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्लेटो के न्याय के निवास एवं उसके न्याय की जो प्रकृति है या स्वरूप है, नेचर ऑफ जस्टिस कैसा है, हम देखते हैं कि न्याय का निवास प्लेटो के अनुसार राज्य में ही नहीं बल्कि व्यक्ति में भी होता है। इससे पूर्व व्याख्यान में हम ये देख चुके हैं कि उसमें प्लेटो ने न्याय के स्थान के लिए व्यक्ति के बजाय राज्य में या समाज में अधिक होना बताया है। प्लेटो ने व्यक्ति में न्याय का दोहरा स्वरूप माना है। एक ओर तो व्यक्ति न्याय इसमें है कि वह अपने तीनों गुणों में संतुलन बनाए रखे तथा विवेक के निर्णय में रहकर कार्य करे, तथा दूसरे व्यक्ति के रूप में न्याय इसमें है कि वह समाज के या समाज में एक अंग के रूप में अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और प्रशिक्षण के आधार पर निश्चित हुए कार्यक्षेत्र में कार्य करते हुए अधिक श्रेष्ठता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत या प्रयत्नशील रहे। तो इसमें दो तरह की स्थिति बताई है। व्यक्ति के समाज के हित में एक अंग के रूप में पर उसकी प्राकृतिक क्षमताओं प्रशिक्षण के आधार पर, और एक अपने तीनों गुणों में संतुलन बनाए रखने के लिए। तीनों गुणों से यहाँ तात्पर्य है विवेक, साहस और आत्मसंयम। इन तीनों में संतुलन बनाए रखना उन गुणों के आधार पर सर्वथा उचित होगा और न्याय के निवास का स्थान वहाँ पर देखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि न्याय का स्वरूप प्लेटो ने किस तरह से बताया है, या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्लेटो के न्याय का अर्थ बताते हुए न्याय के स्वरूप एवं प्रकृति, अथवा ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं कि न्याय की प्लेटो द्वारा दी गई विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए या लिखिए। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं जिनके आधार पर प्लेटो ने न्याय को स्थापित किया या न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्लेटो न्याय का जो स्वरूप रिपब्लिक में दिया है वो बिंदु इस प्रकार हैं। रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक का नाम है, जिसमें न्याय के स्वरूप को या न्याय की परिभाषा को, न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इसमें पहले बिंदु के रूप में हम देखते हैं मानव सद्गुण, कि मनुष्य में जो सद्गुण होता है, वर्च्यू होता है, ह्यूमन वर्च्यू,
सद्गुण वाला जो तत्व है प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था और उसी गुण सद्गुण के आधार पर उन्होंने एक ऐसे आइडियल स्टेट्स को स्थापित करने का, हालांकि वो काल्पनिक तौर से माना गया, लेकिन उसके प्रयोग धर्मी भविष्य के अनुसार हम देखें तो ये बिंदु बहुत काम के सिद्ध हुए। मानव सद्गुण के लिए नैतिक होना जरूरी है, एक बार को वैधानिक नहीं, क्योंकि नैतिक जहाँ तत्व मिलता है मनुष्य के व्यक्तित्व में तो वहाँ अवैधानिकता की बात कभी भी सामने नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ अनैतिकता है वहाँ अवैधानिकता होगी और जहाँ नैतिकता है वहाँ पर वैधानिकता होगी। फोस्टर के अनुसार प्लेटो का सिद्धांत यह है कि न्याय मानव सद्गुण का अंग है। दूसरा बिंदु है हस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय का मूल मंत्र राज्य के तीनों वर्गों के लोग अपने कार्यों को अपनी योग्यता के अनुसार करें, दूसरों के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। रोज और बारकर के ये इस तरह के विचार हैं। बारकर ने प्लेटो एंड हिज प्रीडिसर्स नामक पुस्तक में इस बात को सिद्ध किया है सैद्धांतिक दृष्टि से। अगला बिंदु है सामाजिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय केवल सद्गुण का ही अंग नहीं बल्कि यह समाज में एकता सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करेगा। तो सामाजिक एकता की, सोशल यूनिटी की अगर बात कहें, उसके हम लक्षणों को देखें तो स्वाभाविक तौर से न्याय को हम उसी परिवेश में देखते हैं, सामाजिक एकता के परिवेश में। प्लेटो के अनुसार न्याय केवल सद्गुण का ही अंग नहीं बल्कि यह समाज में एकता सामंजस्य बनाए रखने के लिए तैयार रहता है। अगला बिंदु है विशेषीकरण का सिद्धांत। विशेषीकरण से यहाँ तात्पर्य है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्किंग, यानी कार्य करने की विशेषताएं अपने अपने श्रम के, अपने अपने कौशल के अनुसार। प्लेटो श्रम के विभाजन पर बल देते हैं। कार्यों का विशेषीकरण राज्यों में होने से संघर्षों का अंत होता है। इस प्रकार से ये विशेषीकरण का जो सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिकता के आधार पर तैयार होता है और स्वाभाविकता के आधार पर। कार्यों के विशिष्टीकरण को हम एक तो मानवीय मनोवैज्ञानिकता के आधार पर मानते हैं और स्वाभाविक जिसे ऑर्गेनिक यूनिटी, यानी एक व्यक्ति में उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण तत्वों का समावेशीकरण करना स्वाभाविकता को स्पष्ट करता है और उसकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर न्याय के स्वरूप को हम देख सकते हैं प्लेटो के अनुसार। अब हम देखते हैं तीन गुणों का जो सम्मिश्रण है। भारत में हम जब देखते हैं तो स्वधर्म का पालन ही न्याय माना गया है। नैतिक सिद्धांत में थ्रैसिमैकस का, जिसे अन्याय से न्याय अच्छा है, और दार्शनिक शासक के रूप में अगला बिंदु है व्यक्तिगत एवं सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो स्वरूप हैं, व्यक्तिगत व सामाजिक। प्लेटो उन दोनों को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते हैं। व्यक्तित्व के न्याय से तात्पर्य है कि मनुष्य अपने तीनों तत्वों को सीमाओं में रखे, जैसा अवसर हो
उनका प्रयोग करे, तभी वह न्यायपूर्ण व्यक्ति माना जाएगा। एक मनुष्य अच्छा प्रशासक हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वह अच्छा आदमी हो। न्याय व्यक्ति को सीमा में बांध कर रखता है। न्याय सामाजिक पहलू भी है। यह मनुष्य को अच्छा बनाता है, उन्हें स्वस्थ सामाजिक वातावरण या सामाजिक संबंधों में उसको बांधता है। बांधने से यहाँ तात्पर्य है कि सामाजिकता के तादात्म्य की बात या सामाजिकता का परस्पर एकीकरण, यानी किसी प्रकार का समाज में मतैक्य विमति नहीं हो, मत की एकता हो और उन्हें सामाजिक बनाने का कार्य करता है। अगला बिंदु है आदर्श राज्य से संबंध। न्याय की अवधारणा को हम आदर्श राज्य से अलग नहीं कर सकते हैं। प्लेटो ऐसा मानते हैं कि आदर्श राज्य से न्याय का अटूट संबंध है, क्योंकि न्याय की उच्चतम अवस्था के आधार पर ही आदर्श राज्य को स्थापित करने का जो सिद्धांत प्लेटो द्वारा दिया गया, वो इसी आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। फिर है कर्तव्यों का बोध। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मनुष्य को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, यानी अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी के प्रति व्यक्ति का परम धर्म, या जिसको भारतीय परिवेश में हम भारतीय भाषा में कहेंगे कि स्वयं का जो धारण करने योग्य कृत्य है, कार्य है, वो ही एक अपने आप में न्याय माना जाता है। तो इस प्रकार से न्याय के स्वरूप को हम देखते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो इसी न्याय से संबंधित न्याय की आलोचना एवं न्याय के विभिन्न पहलुओं के बारे में टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।